संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत हुई। किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर पेच फंस गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि 20 दिन बाद दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दरअसल किसान नेता वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने पहुंचे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आने वाले 20-21 दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों का इल्जाम है कि सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है। वहीं किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के जरिए दिए एक बयान को लेकर दिल्ली पुलिस के उनसे जानकारी मांगने से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल सामने आया है। हम उठा रहे हैं उस इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट होके भी अब 46 डेज हो गए। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके यात्रा में कौन मिले, कैसा मिले। यात्रा में तो लाखों लोग जुड़ रहे थे, आप लोग देखें। कोई आता है 5 मिनट बात करता है चले जाता है, कोई आता है, ऐसे लाखों लोग मिले उनको। तो ये कहना कि आप आइडेंटिफाई करके हमको बताइए वो कौन है, क्या है। घटना हो गई जम्मू कश्मीर में, जो स्पीच हो गई, और आप पूछ रहे यहाँ। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुझे इतने लोग मिले, अपने इतने मुद्दे लेकर आए, वो सब मुद्दों को मैंने देख लिया, सोच लिया। तो ये बात उन्होंने कही, लेकिन उनको ये देखिए उनको सताने के लिए, टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे, और वो डरा के धमका के कमजोर करने की बात कर रहे हैं। हम कभी डरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। तो हमारा तो आज राहुल जी संसद में बोलेंगे सर, क्योंकि कर्नाटक अगर जाना। नहीं, हम कल के लिए टाइम मांगे हैं। अगर बोलने दिए तो जरूर बोलेंगे। बोलने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में आपको अगर बोलने भी नहीं देते तो यही तो है ना मुश्किल। हम डेमोक्रेसी में बोलने के लिए भी यहाँ आज़ादी नहीं है, माइक ऑफ होते हैं। ये जब हमने कहा तो एक हमारे ऊपर उन्होंने लांछन लगाई, लेकिन अब ये खुद ही देख रहे हैं, एक व्यक्ति अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता है तो उस लीडर को कोई चांस नहीं मिल रहा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने मुबैना दिल्ली शराब घोटाले में दूसरी बार के कविता से पूछताछ की। इससे पहले उनसे इस मामले में एक बार 9 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने 16 मार्च को भी के कविता को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, लेकिन वो नहीं आई। इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और ईडी के नोटिस को गैर कानूनी करार देने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि खातून होने के नाते उनसे घर में पूछताछ हो, उन्हें ईडी दफ्तर ना बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से उनकी पूछताछ पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में डेयरी किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। तमिलनाडु सरकार से दूध खरीद कीमत में इजाफे की अपनी मांग को लेकर डेयरी किसान पुरजोर तरीके से सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरे के दौरान खवातीन दूध को सड़कों पर फेंकती नजर आईं। आपको बता दें कि डेयरी किसान दूध की कीमत 7 रुपए फी लीटर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जहां कुछ किसानों ने सड़क पर दूध बिखेर कर अपना एहतजाज दर्ज कराया, तो दूसरी तरफ कुछ किसानों ने अपनी गायों को सड़क पर लाकर सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर उनकी मांग पूरी करने का मुतालबा किया। सफर हज 2023 का वक्त करीब आता जा रहा है, लेकिन आज़मीन हज के अखराजात और उनका कोटा अब तक तय नहीं होने से आज़मीन हज में बेचैनी देखने को मिल रही है। इन मसाइल का इजहार जाफरिया मस्जिद रांची के इमाम सैयद तहजीबुल हसन रिजवी ने तहजीब टीवी के साथ बातचीत में किया। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुकद्दस सफ़र के ताल्लुक से तमाम मामलों पर जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की है। हिंदुस्तानी हुकूमत से
हज के सिलसिले में हमारे मुतालबात ये हैं कि एक तो अब वक्त हज का करीब आता जा रहा है और जितने हुज्जाज हैं, चाहे वो प्राइवेट टूर से जाने वाले हों चाहे सरकारी टूर से जाने वाले हों, इनके अंदर जो है बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो है रेट नहीं आया कि कुल टोटल कितना अमाउंट हुज्जाज को देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे प्राइवेट हज टूरों को सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन के मुताबिक जो है 30% का कोटा दिया गया था, जिसमें अभी की वजारत ने जो है उनका 10% कोटा काट दिया। इस सिलसिले से जितने भी प्राइवेट टूर थे ऑफ इंडिया के, वो सब सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है 10 मार्च का डेट दिया था और वो 10 मार्च से डेट जो है वो फिर आगे बढ़ गया और वो डेट जो अब चला गया 10 अप्रैल। हो सकता है एक आध तारीख़ अगर और भी टल जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो हाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक वजारत हज जो है कोई नया फ़ैसला नहीं ले सकती है। इसलिए कि अगर ये 30% का जो कोटा काटा है और 10% अगर हाजियों को दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 30% का ही कोटा बहाल रखा तो वजारत हज के लिए बहुत दुश्वारी कुन मरहला होगा। मैं अपनी वज़ीर हज से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें। दूसरी चीज़, वजारत हज ने एक जो रियाल वाला सिस्टम ख़त्म किया है, इससे भी बहुत ज़्यादा हाजियों के दरमियान मायूसी पाई जा रही है। जबकि वजारत हज की तरफ से ये लालीपाप दिया गया कि हमने 50,000 रुपये जो है हज के कम कर दिए, जबकि ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनाना है और ये हाजियों को गुमराह करना है। जबकि 1500 रियाल लेके जाना है। देही इलाके से आने वाले जब जाते हैं तो वो पैसा भी नहीं समझ पाते कि कैसे ले जाना है, अब कहाँ से वो चेंज कराएंगे बेचारे और किस तरीके से कहाँ से रियाल दिया जाएगा। और चूँकि यहाँ से वहाँ तवील सफ़र होता है और उस वक्त जो है रियाल को संभाल के रखना ये उनके लिए बहुत दुश्वार कुन मरहला होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, सऊदी में भी गिरानी बहुत बढ़ चुकी है और पहले 2100 रियाल में भी हाजी पूरा सही तरीके से खाना खा करके नहीं आ सकता था, चूँकि बढ़ती जा रही। आज 1500 रियाल ले जाने की जो परमिशन दिया गया है, 1500 रियाल में वो हाजी कैसे खाना खाएगा? चूँकि पहले तो वजारत हज भी खाना दे देती थी, अब तो वो भी ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब है कि वजारत हज जो है वो हुज्जाज के तहीं बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदा नज़र नहीं आ रही है। मैं हुकूमत हिंद से और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले हाजियों के साथ जो है किसी तरीके का भेदभाव न करके, बल्कि ईश्वर के बारगाह में जाने वाले मेहमानों का जो है सही तरीके से ख्याल किया जाए। और चूँकि वहाँ की बिल्डिंग के सिलसिले से भी बहुत मरहला साफ वाज़े हो गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये कैटेगरी जो है अजीज़िया होगी, जबकि बहुत से हाजी, बूढ़े हाजी जो है उनको अजीज़िया से मक्के आना जो है बहुत दुश्वार कुन मरहला होता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि 3 दिन जो बसें बंद हो जाती हैं, उस वक्त तो अगर मान लीजिए कोई देर से पहुँचा है तो उम्रा भी नहीं कर पाएगा और उम्रा करने के लिए जाने के लिए टैक्सी को 200, 250, 300 रियाल भी देना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हज सस्ता नहीं हुआ बल्कि हज और महंगा हो गया और इस पे हुकूमत को नजर सानी करनी चाहिए। लखनऊ में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतों से होशियार रहने की जरूरत है और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की जुबान बंद की जाए जो लोग देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। तो मैं दावे से कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र, ये देश हिंदुस्तान, हमारा भारत कभी भी नहीं बन सकता है। न ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ये मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र का और मुस्लिम राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हुकूमत को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे, वरना हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। हिंदुस्तान हमारा एक ताकतवर तरक्की पजीर मुल्क है और ऊंचाइयों की मंजिलों पे जा रहा है। इस तरक्की को और इन ऊंचाइयों की मंजिलों को छूने वाले, विश्वगुरु बनने वाले भारत को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस साल रमज़ान का महीना लखनऊ में ख़वातीन के लिए ख़ास होने वाला है। आपको बता दें कि इस साल मुस्लिम ख़वातीन के लिए रमज़ान में ऐशबाग ईदगाह के अंदर ख़ास इंतज़ामात किए गए। इस साल रमज़ान मुबारक का चांद इंशाअल्लाह 22 मार्च को देखा जाएगा।
और अगर 22 मार्च को चांद हो जाता है तो उसी दिन शब से रात से तरावी शुरू हो जाएगी और पहला रोजा 23 मार्च को होगा। और अगर 22 को चांद नहीं होता है तो तरावी 23 की रात से शुरू होगी और 24 मार्च 2023 को पहला रोजा होगा। तो लिहाजा मेरी सबसे यही गुजारिश है कि पूरे रमजान मुबारक में रोजे रखें, अल्लाह की इबादत करें और उसी के साथ साथ तरावी का खुसूसी एहतिमाम करें। और इस साल इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में ख्वातीन और औरतों की तरावी के लिए भी खुसूसी एहतिमाम किया गया है। और यहाँ ईदगाह में रशीद बारदरी में गेट नंबर 7 से ख्वातीन आ सकती हैं और तरावी अदा कर सकती हैं, जो कि इसी माह मुबारक में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। लिहाजा सभी मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम इस माह मुबारक में एक कुरान शरीफ तरावी में ज़रूर सुने और औरतें भी इससे महरूम न रहें। लिहाजा ईदगाह में औरतों की तरावी अदा करने के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी महकमे में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव देवगड़ा को महकमे का सदर बनाया गया। हमारे नुमाइंदा अरूब अजीज से खास बातचीत में डॉक्टर देवगड़ा ने बताया कि वो इंतजामात को सुधारने पर काम करेंगे। मानसिंह चिकित्सालय के कार्डियक सर्जरी विभाग में विभाग अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजीव देवगड़ा जी ने कार्यभार संभाला है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर संजीव देवगड़ा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। विभाग अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है, कौन कौन से काम हैं जो प्राथमिकता पर रहेंगे और जो पिछले एचओडी थे उनके समय में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिनको आप दूर करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करी। वैसे मैंने 7 जनवरी को ही कार्यभार संभाल लिया था। कमियां तो देखिए, ऐसा है कि कोई भी वर्किंग प्लेस पे काम करते हैं तो हर जगह कमियां अच्छाइयां बताने की रहती है, तो उसका तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। पर मेरे को ऐसा फील होता है कई बार कि जो भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे हमें रोज़ इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेने पड़ते हैं, लाइट्स होती है, हेडलाइट्स होती हैं, एक जनरल पेशेंट की जो आईसीयू में केयर होती है, वो सब प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है अपन बहुत हाई एंड पे जाने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें परचेस करने के लिए उस ओर ध्यान देते हैं और उसमें कई बार जो साधारण चीज़ें वो मिस हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो फाउंडेशन स्टोन जो होता है, जिसको आधारभूत ढांचा कहते हैं डिपार्टमेंट का, वो मजबूत करने की ज़रूरत है। और पहले भी जितने मेरे सहयोगी थे, चाहे हमारे टेक्नीशियंस हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जूनियर फैकल्टी है, रेजिडेंट्स हैं, सब ने पूरी मदद करी थी जब मैं नॉर्मल फैकल्टी मेंबर था और आज भी मेरे साथ काम में लगे हुए हैं। तो काम एक अकेला आदमी बाहर नहीं झोंक सकता, सब जने मिलके करते हैं और मुझे उम्मीद है इसी प्रकार से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो डिपार्टमेंट को एक बेहतर दहलीज पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, हार्ट ट्रांसप्लांट भी आपके समय में किया जाता था, किस तरह का अनुभव रहता था उस समय? अब तक डिपार्टमेंट में 5 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं और एक ट्रांसप्लांट ऐसा था जिसमें मैं खुद भी काफ़ी एक्टिव रहा था। हार्ट ट्रांसप्लांट एक चैलेंजिंग ब्रांच है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपार्ट फ्रॉम सर्जरी जो पोस्ट ऑपरेटिव इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी देते हैं वो पेशेंट कैसे टॉलरेट करता है उस पर रिज़ल्ट डिपेंड करता है। यानी सर्जरी का पार्ट 50% है तो 50% बाद की जो थेरेपीज़ देते हैं उसके पार्ट की भी इम्पोर्टेंस होती है। तो अनुभव तो बढ़िया ही रहता है। अगर कोई पेशेंट जाते जाते कोई भी डेड डोनर है वो अपना हार्ट दे के जा रहा है और अपन किसी सीरियस मरीज को जिसके पास कोई ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर उसको हार्ट देकर उसको बचा सकते हैं और एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं तो बड़ा सेटिस्फाइंग और इम्पॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली बाद में चूँकि इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, तो लाइफ का रिस्क रहता है। मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, कार्डियक सर्जरी भी किसी ज़माने में बहुत रिमोट स्टेज में थी एसएमएस हॉस्पिटल में और आज ऐसे स्टेज में आई है जो फ्रीक्वेंटली ऑपरेशन होते हैं और स्मूथली होते हैं। शायद आने वाले समय में मेरे को लगता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी इस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा और वही एसएमएस हॉस्पिटल के लिए सबसे क्रेडिटेबल डे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव देवगड़ा, जिन्होंने कार्डियक सर्जरी विभाग में एचओडी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं पुराने समय से आ रही हैं उनमें अगर कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी तो बदलाव किया जाएगा और व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। इसी के साथ साथ बातचीत में इनका कहना है कि जो पोस्ट कोविड के इफेक्ट हैं उसका भी एक कारण जो है वो हृदय से संबंधित जो मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं, हर आयु वर्ग में हृदय रोग, कार्डिक अरेस्ट के जो मामले आ रहे हैं वो भी हो सकता है। लेकिन हालांकि एक रिसर्च का मुद्दा है, इसके बाद ही इस पर कुछ कहना बेहतर होगा। तहज़ीब टीवी के लिए जयपुर से मैं अजहरुद्दीन।